नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, अब तक हमने जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है इसमें इस प्रश्न पत्र का हमने 40 प्रश्न देख लिया है। अब हम 41 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा है कि समीकरणम कस्य दिशा वर्तते। समीकरण जो है समीकरण जो है वो किसकी दिशा है? ध्वनि परिवर्तन की, रूप परिवर्तन की, अर्थ परिवर्तन की अथवा वाक्य परिवर्तन की। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम समीकरण के विषय में। तो ध्वनि परिवर्तन मुख्य रूप से जो है परिवर्तन की सृष्टि का नियम है। परिवर्तन जो है सृष्टि का नियम है और हमारे पाठ्यक्रम में जो है 5वीं इकाई लगी हुई है। तो वहाँ से ये व्याकरण से मुख्य रूप से भाषा विज्ञान से संबंधित विषय हैं। वहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। विश्व की प्रत्येक वस्तु में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और हो रहा है और होता भी रहेगा। भाषा का प्रमुख तत्व ध्वनि है। वक्ता की ध्वनि पर 2 प्रकार का प्रभाव पड़ता है, आभ्यंतर और बाह्य। कौन कौन से? आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। वक्ता और श्रोता से संबंध कारणों को आभ्यंतर कारण कहते हैं, जैसे प्रयत्न लाघव, मुख सुख, अज्ञान, शीघ्र भाषण आदि। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों को जो है हम बाह्य कारण कह सकते हैं। ये बाह्य कारण से ध्वनि को जो है प्रभावित करते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक इत्यादि जो है बाह्य कारण भी हमारा ध्वनि को प्रभावित करते हैं। इसके बाद ध्वनि परिवर्तन की हम दिशाएं देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि समीकरण किसकी दिशा है, रूप परिवर्तन की, अर्थ परिवर्तन की, वाक्य परिवर्तन की। तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि ध्वनि परिवर्तन की जो है दिशा समीकरण है और ध्वनि परिवर्तन की जो है अन्य भी दिशाएं हैं, जिनमें से समीकरण एक दिशा है। हम अन्य मतलब सारी दिशाओं को देख लेते हैं, ध्वनि परिवर्तन को ही मुख्य रूप से देख लेते हैं। तो चलिए, ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं की बात करें तो ध्वनि परिवर्तनों का मुख्य कारण प्रयत्न लाघव या मुख सुख है, जो आभ्यंतर कारण है। अब कुछ जो दिशाएं हैं, जैसे पहला समीकरण, दूसरा आगम, तीसरा विसमीकरण, चौथा लोप, पांचवा समाक्षर लोप, छठा वर्ण विपर्यय। क्रमशः हम बता रहे हैं। महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, अनुनासिकीकरण, उष्मीकरण, संधि कार्य, मात्रा भेद इत्यादि जो है हमारा ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हैं। अब ये जो समीकरण है इसके अंतर्गत अच्छा ये क्या होता है, जब 2 विषम ध्वनियाँ एकत्र होती हैं तो एक ध्वनि दूसरे को प्रभावित करके अपने सदृश बना लेती है, यह समीकरण होती है। और इसके विपरीत आपका विसमीकरण होता है। तो इस तरीके से हमारा समीकरण की ध्वनि परिवर्तन की जो है दिशाएं समीकरण है और अन्य भी दिशाएं थी, हमने आपको बताया। अब हमारा जो रूप परिवर्तन है, दूसरा विकल्प, जरा सा इसके विषय में भी देख लेते हैं कि ये क्या है। तो रूप परिवर्तन जो है सामान्यतः 2 दिशाओं में होता है, सरलीकरण हेतु समरूपता और संदेह निवारण के लिए नए रूपों की उत्पत्ति। संक्षेप में रूप परिवर्तन के जैसे कुछ कारण है: सरलीकरण, नवीनता की अभिरुचि, सादृश्य, अज्ञता और बल। अब इसके बाद हमारा जो है अर्थ परिवर्तन है, तो इसके विषय में देखिए। जिस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन होता है उसी प्रकार प्रत्येक भाषा के शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन होता रहता है। तो यह अर्थ परिवर्तन 3 प्रकार का होता है।
अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। और ये तीनों फिर पुनः दो दो भेद हो जाते हैं, जैसे अर्थापकर्ष और अर्थोत्कर्ष की दृष्टि से। अब वाक्य परिवर्तन क्या होता है? तो विकास क्रम के अनुसार विश्व की प्रत्येक भाषा में परिवर्तन होते हैं। भाषा में परिवर्तन होने के कारण पठन और प्रयोग में भी परिवर्तन होता है। वाक्य परिवर्तन की प्रमुख दिशाएं हैं, जैसे पद क्रम में परिवर्तन, अन्वय में परिवर्तन, अधिक पद प्रयोग, पद या प्रत्यय का लोप, कोष्ठ और कोष्ठक जो होता है हमारा, इन सब का प्रयोग, और आदर्श वाचक बहुवचन इत्यादि जो है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन, कारक के लिए अर्धविराम इत्यादि जो है वाक्य परिवर्तन भी आपके होते हैं। तो ये तो हो गई सारे विकल्पों की बात। और इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प जो है सही उत्तर है ध्वनि परिवर्तन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, हिब्रू भाषा कस्य परिवारस्य भाषा अस्ति। हिब्रू भाषा जो है किस परिवार की भाषा है? हमारे पाठ्यक्रम में भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो है भारोपीय भाषा पढ़ना है, और इन सबको भी देखना है। भाषा परिवार के अंतर्गत मुख्य रूप से पढ़ना ही है। तो चलिए देखते हैं। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। जर्मन विद्वान जो है उन्होंने इनकी संख्या 13 मानी है। फ्रिड रिस म्यूलर आदि विद्वान इनकी संख्या 100 के लगभग मानते हैं। निर्विवाद रूप से स्वीकृत प्रमुख 18 भाषा परिवारों का उल्लेख किया गया है। तो कितनी भाषा परिवारों का? 18। ये हालांकि अलग अलग विद्वान जो है उन्होंने अलग अलग माना है, किंतु 18 प्रमुख रूप से स्वीकृत हैं। अब भाषा परिवारों का उल्लेख करें तो जैसे यूरेशिया खंड भूखंड, जिसमें यूरोप और एशिया के आते हैं। उसके बाद दूसरा है अफ्रीकी भूखंड, तीसरा है अमेरिका भूखंड, क्षमा कीजिए, तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड, और चौथा है अमेरिकी भूखंड। 4 खंडों में विभक्त है। अब इन खंडों के अंतर्गत भी जो है हमारा भेदोपभेद किया गया है। जैसे यूरेशिया भूखंड जो है हमारा, हाँ जी, यूरेशिया भूखंड जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से परिवार आते हैं? तो भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, बुरुष्की परिवार, काकेशी परिवार, यूराल अल्ताई चीनी परिवार, जापानी कोरिया परिवार, अत्युत्तरी परिवार, बास्क सामी हामी परिवार, ये आपके परिवार आते हैं। अब अफ्रीकी भूखंड के अंतर्गत भी 3 आते हैं, सूडानी परिवार, बांतु परिवार और होतेन-तोत बुशमैनी परिवार। इसके बाद प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। अमेरिका भूखंड के अंतर्गत केवल अमेरिकी परिवार आते हैं। ये तो हो गई। और चीनी अमेरिकी परिवार, चीनी परिवार के क्षेत्र जो है संपूर्ण चीन, वर्मा, श्याम, तिब्बत प्रमुख भाषाएं हैं। चीनी, थाई, श्यामी, ब्राह्मी या वर्मी, तिब्बती, अनामी इत्यादि ये सारी आपकी भाषाएं हैं। अब ये जो हमारे भारोपीय परिवार है इसके विषय में देखिए, तो भारोपीय परिवार में भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक फैली हुई भाषाओं का संग्रह है। इस परिवार की 10 शाखाएं हैं। भारत ईरानी, बाल्टो-स्लाविक, अर्मीनी, अल्बानी, ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक, इटालिक, हिटाइट और तोखारी। अब ये जो हमारा भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर विभक्त करें तो 2 भागों में, केंटुम वर्ग और शतम वर्ग। तो ये तो हो गई आसपास की तथ्यात्मक बातें। हम मुख्य बिंदु पर आते हैं, जैसे कि हिब्रू किस परिवार की भाषा है। तो हिब्रू जो है वो भारोपीय परिवार के अंतर्गत, भारोपीय नहीं, क्षमा कीजिए, यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत हमारी जो 10वीं भाषा है सामी हामी परिवार, इसके अंतर्गत आने वाली भाषा है सामी हामी परिवार।
अच्छा, सामी हामी परिवार के अंतर्गत और कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं आती हैं, क्योंकि अभी तो हिब्रू पूछा गया है, क्या पता अगली बार कौन सी पूछ ले। तो जो है अक्कदियन, कनानियन, अरमाइक, अरबी, एबीसीनियन, हिब्रू, ये आपकी जो है हामी सामी परिवार के अंतर्गत आती हैं। और हमें लीबियन, मेरोइटिक, एथियोपिक, मिस्री सामी हामी परिवार की भाषाएं श्लिष्ट, योगात्मक और अंतर्मुखी हैं। इसमें संबंध तत्व अधिकतर धातु के अंदर ही स्वरों के परिवर्तन से सूचित किए जाते हैं। तो ये हो गई इस प्रश्न का विश्लेषण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत भाषायाः यूरोपीय भाषा भी संबंध सर्वप्रथम केन उद्घाटितम्, किसने उद्घाटित किया है, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है हमारा सी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स महोदय, सी हो जाएगा। फिर भी हम चलिए तथ्यात्मक बातों को तो देखेंगे ही। क्या हो रहा है? हाँ। सर विलियम जोन्स ने 1786 ईस्वी में 1786 ईस्वी में संस्कृत भाषा का अध्ययन करते समय संस्कृत के लैटिन और ग्रीक से अनेक अंशों में समानता प्राप्त की और इनके तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया। इस प्रकार संस्कृत भाषा तुलनात्मक भाषा विज्ञान की मूल बनी। सर विलियम जोन्स द्वारा डाली गई नींव ही आज विकसित, पुष्पित और पल्लवित होकर भाषा विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार सर विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं के परस्पर संबंध के रहस्य का उद्घाटन किया। सर विलियम जोन्स हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इन्होंने 1786 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की। इसके उद्घाटन भाषण में इन्होंने संस्कृत भाषा का महत्व बताते हुए कहा था कि यह ग्रीक से अधिक पूर्ण, लैटिन से अधिक विस्तृत एवं दोनों से अधिक परिष्कृत है। ग्रीक और इसकी आश्चर्यजनक समानता है। जोन्स की इस घोषणा के फलस्वरूप पाश्चात्य विद्वानों का तुलनात्मक भाषा विज्ञान की ओर ध्यान जो है आकृष्ट हुआ। सर विलियम जोन्स ने तुलनात्मक भाषा विज्ञान के इनको जन्मदाता के रूप में माना जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही विकल्प तीसरा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बांतु परिवार कस्य भाषा परिवारों अस्ति। हालांकि हमने पहले ही चर्चा करी है इस विषय में, भाषा विज्ञान के विषय में। इसके पिछले प्रश्न में बहुत ही विस्तृत हमने चर्चा करी है, फिर भी हम बता देते हैं कि बांतु परिवार हमारा जो है अफ्रीका भूखंड, हमारे यहाँ 4 भूखंड थे। कौन कौन सा? यूरेशिया भूखंड, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड, जिसमें से अफ्रीका भूखंड के अंतर्गत हमारे कौन कौन से परिवार आते हैं? सूडानी परिवार, बांतु परिवार और होतेनतोत बुशमैनी परिवार। तो ये आपके अफ्रीका भूखंड के अंतर्गत आएंगे। और इसके अंतर्गत आने वाले अन्य 2 जो हैं उनको भी हमें देख लेना चाहिए। तो याद रहे, हमने बता तो दिया ही है कौन कौन से, होतेनतोत बुशमैनी और सूडानी परिवार। अच्छा, ये जो अमेरिका भूखंड है हमारा, यूरेशिया भूखंड, इसके अंतर्गत आपके जो है 10 परिवार आते हैं। और प्रशांत महासागरीय भूखंड है, इसके अंतर्गत भी आपके 4 परिवार आते हैं। कौन कौन से? मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। और अमेरिका भूखंड के अंतर्गत अमेरिकी परिवार आते हैं आपके। इस तरीके से इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थ संग्रहे
प्रत्ययस्य लिंगसेन कीदृशी भावना प्रोक्ता। चलिए देखते हैं। तो यह प्रश्न जो है अर्थ संग्रह में भावना जो विषय वर्णित है वहाँ से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं भावना के विषय में। कहते हैं भावना नाम भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः साद्विधा शाब्दी भावना आर्थी भावना च इति। उत्पत्तिशील की उत्पत्ति में जो कारणभूत जो उत्पादयिता का मानसिक व्यापार विशेष होता है उसे भावना कहा जाता है। भावना दो प्रकार की होती है, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। शाब्दी भावना कौन कौन से शाब्दी भावना के विषय में देखें तो कहते हैं तत्र पुरुष प्रवृत्त्यानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः शाब्दी भावना सा च लिंगसेनोच्यते। अर्थात प्रयोजक के उस व्यापार विशेष को जो प्रयोज्य पुरुष की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला होता है शाब्दी भावना कहलाता है। शाब्दी भावना का बोध लिंग अंश से होता है। प्रयोजक पुरुष जब लिंग अंश को सुनता है तब वह यह समझता है कि यह प्रयोजक पुरुष मुझे कर्म में प्रवृत्त करना चाहता है। इस प्रयोजक वृत्त में मेरी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला व्यापार है। यही व्यापार लिंगवाच्य शाब्दी भावना है। क्योंकि नियमतः जिस शब्द में जिस अर्थ का बोध होता है वह अर्थ उसी शब्द का वाच्य होता है। जैसे गामानय, यहाँ गो शब्द का अर्थ गोत्व इसलिए होता है क्योंकि गो में गोत्व का अर्थ जो है विद्यमान है। तो इस तरीके से हमारा जो है हमने शाब्दी भावना देखा और शाब्दी भावना ही हमारा जो है लिंग अंश से उत्पन्न होता है आपका। अब भावना के दो भेद थे, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। हम आर्थी भावना के विषय में भी देख लें। शाब्दी आर्थी च दोनों ये नहीं होगा, स्वर्ग भावना ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। शाब्दी और आर्थी भावना दो ही प्रकार के होते हैं। शाब्दी भावना को हमने देखा और आर्थी भावना को देखेंगे। आर्थी भावना के विषय में कहते हैं प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना सा च आख्यातत्वान् से नोच्यते। अर्थात स्वर्ग आदि प्रयोजन को लक्ष्य करके याग आदि क्रिया को अनुष्ठित करने का पुरुष में जो मानसिक व्यापार उत्पन्न होता है उसे आर्थी भावना कहते हैं। आर्थी भावना आख्यात तत्व अंश का वाच्य होती है क्योंकि आख्यात सामान्य व्यापार क्रिया का वाचक होता है। तो ये आपका आर्थी भावना जो है आख्यात अंश से होता है और शाब्दी भावना लिंग अंश से। आख्यात अंश से आपका आर्थी भावना और शाब्दी भावना तो आपका लिंग अंश से होता ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है अर्थ संग्रहानुसारम शब्द सामर्थ्यम इति अनेन कथम प्रमाणम लक्षितम। तो अर्थ संग्रह के अनुसार हमसे जो है शब्द सामर्थ्य यह किस प्रमाण का लक्षण है ऐसा पूछा जा रहा है। अच्छा, तो यह जो हमारा प्रसंग है प्रश्न का, यह हम बता दें कि अर्थ संग्रह में आपकी विधि है। विधि के चार भेद हैं, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। और उसमें आपका विनियोग विधि के से हमारा उसके अंतर्गत भेद जो हैं 6 हैं, तो वहाँ से प्रश्न है। चलिए देखते हैं। जैमिनीकृत मीमांसा दर्शन का प्रकरण ग्रंथ अर्थ संग्रह है जिसके प्रणेता लौंगाक्षी भास्कर हैं। अथातो धर्म जिज्ञासा से प्रारंभ होता हुआ भावना आदि को बताते हैं। तत्पश्चात 4 विधियाँ उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि को बताते हैं। विनियोग विधि के अंतर्गत 6 प्रमाण हैं। श्रुति लिंग, हालांकि प्रयोग विधि के अंतर्गत भी 6 ही प्रमाण हैं, लेकिन यह प्रश्न हमारा विनियोग विधि से है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। श्रुति की चर्चा करते हुए कहते हैं श्रुति तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति सा च त्रिविधा विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री च। प्रमाणांतर की अपेक्षा किए बिना जो शब्द पदार्थ के विनियोग में समर्थ होता है उस शब्द को श्रुति कहते हैं। और श्रुति 3 प्रकार की होती है,
विधान करने वाली श्रुति विधात्री, अभिधान करने वाली श्रुति अभिधात्री, विनियोग करने वाली श्रुति विनियोक्त्री श्रुति कहलाती है। अच्छा, ये तो हो गई श्रुति की बात। अब श्रुति के बाद दूसरा भेद है लिंग। लिंग के विषय में कहते हैं शब्द सामर्थ्यम लिंगम। शब्द सामर्थ्य को ही लिंग कहते हैं, जो कि हमारे प्रश्न में पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है लिंगम। अब हम अन्य 4 विकल्प भी देख लेते हैं। क्षमा कीजिए, हाँ, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये है हमारे पास 4 ही विकल्प दिए गए हैं, किंतु हम 6 भेद को भी देख लेते हैं कुल। तो अब प्रकरण के विषय, वाक्य के विषय में कहते हैं समभिव्याहारो वाक्यम। समभिव्याहार अर्थात सहोच्चारण को वाक्य कहते हैं। प्रकरण के विषय में कहें तो उभयाकांक्षा प्रकरणम। 2 वाक्यों की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहते हैं। प्रकरण भी 2 प्रकार का होता है, महाप्रकरण और अवान्तर प्रकरण। देश, स्थान के विषय में कहें तो कहते हैं देश सामान्यम स्थानम। देश की समानता को स्थान कहते हैं। समाख्या, समाख्या यौगिकः शब्दः। यौगिक शब्दों को समाख्या कहते हैं। समाख्या के 2 भेद हैं, वैदिकी समाख्या और लौकिकी समाख्या। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने विश्लेषण देखा और इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा है। तर्क संग्रह दीपिका अनुसारम स्पर्शानुमेयः कः पदार्थः। तो चलिए इस प्रश्न के विषय में भी देख लेते हैं। यह प्रश्न हमारा तर्क संग्रह से है। तो अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह अत्यंत लोकप्रिय रचना है, जो प्रारंभिक स्तर पर न्याय वैशेषिक दर्शन की मूल अवधारणाओं से परिचित कराती है। इनके द्वारा रचित तर्क संग्रह की खुद की ही टीका है, दीपिका टीका। अन्नम भट्ट जी की ही दीपिका टीका है। तो यहाँ पर प्रश्न भी दीपिका से ही पूछा गया है, जिसे न्याय वैशेषिक दर्शन का अग्रिम सोपान माना जा सकता है। किसको? दीपिका टीका को। अच्छा, तो चर्चा क्या है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय तथा अभाव, ये 7 पदार्थ तर्क संग्रह के प्रतिपाद्य विषय हैं। तर्क संग्रह दीपिका में तर्क संग्रह के प्रतिपाद्य विषय का ही विश्लेषण किया गया है और करते हुए न्याय तथा वैशेषिक दर्शनों के अन्य उपयोगी विषयों का भी प्रतिपादन किया गया है। तर्क संग्रह दीपिका में अन्नम भट्ट ने जो है 7 पदार्थ बताने के बाद पहला पदार्थ आपका जो द्रव्य है उसमें उसके 9 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये आपके बताए हैं। तो इसमें से ही आपके जो 9 द्रव्य हैं वहीं से ये प्रश्न आया हुआ है। 4 आपके विकल्प में दिए गए हैं और देखते हैं। सबसे पहले आकाश है, तो आकाश के विषय में ही देख लेते हैं। हमारे विकल्प में सबसे पहले आकाश है, तो इसी के विषय में देख लेते हैं। तो कहते हैं शब्द गुणकम मिति नन्वाकाशमपि किम पृथिव्यादि अवनाना नित्याः तच्च ऐकमिति। अर्थात आकाश का लक्षण करते हुए कहते हैं शब्द गुण वाला द्रव्य आकाश है। पृथ्वी आदि के समान क्या आकाश भी अनेक भेद वाला है? नहीं, वह एक ही है, क्योंकि भेद में प्रमाण का अभाव है। तो इस तरीके से आकाश के विषय में कहते हैं। तो आकाश का ये लक्षण नहीं है। अब हमारा दूसरा विकल्प है मन। तो मन के विषय में देख लें। कहते हैं मन का लक्षण करते हुए तर्क संग्रह दीपिका में कहा गया है कि स्पर्श रहित होते हुए स्पर्श रहितत्वे सति क्रियावत्वम मनसोर लक्षणम। अर्थात स्पर्श रहित होते हुए क्रिया वाला होना मन का लक्षण है, ऐसा कहा गया है। तो फिर मन का भी ये लक्षण नहीं है, क्योंकि ये स्पर्श वाला है और मन स्पर्श रहित है। अब आत्मा के विषय में देख लें। तो कहते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा स च द्विधा जीवात्मा परमात्मा च इति। जो द्रव्य ज्ञान का अधिकरण है वह आत्मा है। 2 प्रकार के हैं, जीवात्मा
और परमात्मा। उनमें परमात्मा ईश्वर है, सर्वज्ञ है तथा एक ही है। जीवात्मा जो है प्रति शरीर भिन्न, सर्वव्यापक तथा नित्य है। तो ये भी नहीं होगा। अब हमारा एक ही विकल्प बचता है वायु, और यही हमारा सही विकल्प है। और इसके विषय में देख लेते हैं क्या कहा गया है। वायु लक्ष्यति रूप रहित इति आकाश आदि अतिव्याप्ति वारणाय स्पर्शवान इति पृथिव्या आदि अतिव्याप्ति वारणाय रूप रहित इति स्पर्शानुमेयो वायुः, अर्थात स्पर्शानुमेय जो है आपका वायु है। कहते हैं कि रूप रहित आदि से वायु का लक्षण करते हैं। आकाश आदि में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए स्पर्शवान कहा गया है, और पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए रूप रहित, क्योंकि पृथ्वी रूप वाला है और स्पर्श वाला है भी है। यदि कह देते हैं कि रूप रहित किंतु स्पर्श वाला, तो स्पर्श तो पृथ्वी भी करती है किंतु वो रूपवान है, और रूप रहित करने से पृथ्वी में अतिव्याप्ति जो है उसका निवारण हो जाता है। और आपका स्पर्शवान कहने से आकाश आदि में, क्योंकि आकाश आपका स्पर्शवान नहीं है, तो वायु का स्पर्श से अनुमान होता है स्पर्शानुमेयोः वायु। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तर्क संग्रहानुसारम आत्मनो विशेष गुणः कः। तर्क संग्रह के अनुसार हमारा जो है आत्मा का विशेष गुण क्या है। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं। यह भी हमारा तर्क संग्रह से ही प्रश्न है। तो न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ क्षमा कीजिए, ये तर्क संग्रह में जो प्रारंभिक स्तर पर न्याय वैशेषिक दर्शन की मूल अवधारणाओं से परिचय कराती है, ऐसा हमने अभी पिछले ही प्रश्न में देखा। और वहाँ पर 7 पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। और इसके बाद तर्क संग्रह में इनका विवेचन किया गया है। तर्क संग्रह में जो है आत्मा के गुणों का विवेचन करते हुए कहते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा द्रव्य जो है आपका 7 पदार्थों में द्रव्य हैं। द्रव्य के अंतर्गत 9 भेद होते हैं आपके, तो उन 9 भेदों में आत्मा भी आपका है। तो बुद्धि आदि 8 गुण केवल आत्मा में रहने वाले जो है विशेष गुण हैं। बुद्धि, इच्छा तथा प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य ईश्वर से तथा अनित्य जीव से होते हैं। और तर्क संग्रह में गुणों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, सामान्य गुण और विशेष गुण। यहाँ पर हमसे विशेष गुण और वो भी आत्मा में रहने वाला पूछा गया है। तो सामान्य गुण तो हमसे विशेष गुण पूछा गया है। तो विशेष गुण कौन कौन से हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, यत्न, रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्नेह, सांसिधिक द्रवत्व, धर्म तथा अधर्म, भावना नामक संस्कार तथा शब्द, ये विशेष गुण हैं। अच्छा, ये तो इतने हो गए विशेष गुण। अब इनमें से आत्मा में कौन कौन से रहते हैं ये भी देख लेते हैं। तो इन विशेष गुणों में से बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म तथा अधर्म, ये 8 गुण आपके जो है किस में रहते हैं। आत्मा में रहने वाले विशेष गुण हैं। कौन कौन से। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प प्रयत्न आपका आत्मा में रहने वाला विशेष गुण है। इस तरीके से इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है तर्क भाषानुसारम आत्मा कीदृशः।
अब अभी तो तर्क संग्रह से प्रश्न था, अब तर्क भाषा से आ गया है। तो न्याय दर्शन के प्रकरण ग्रंथ तर्क भाषा में आचार्य केशव मिश्र ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम शब्द, इन 4 प्रमाणों का विवेचन करने के बाद 12 प्रमेयों का वर्णन करते हैं। हाँ जी, और 12 प्रमेयों में आपका कौन कौन से हैं? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्याभाव, फल, दुःखापवर्गः, ये आपके 12 प्रमेय हैं। और 12 प्रमेयों में पहला प्रमेय आपका आत्मा है और उसी के विषय में प्रश्न भी है, तो देखते हैं। आत्मत्व सामान्यवान आत्मा, स च देहेन्द्रिय आदि व्यतिरिक्त प्रतिशरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च, स च मानस प्रत्यक्षः। आत्मत्व सामान्य जिसमें रहता है वह आत्मा है, वह देह, इंद्रिय आदि से पृथक है, प्रत्येक शरीर में अलग अलग नित्य और विभु है अर्थात व्यापक है, और यह मानस प्रत्यक्ष का विषय है। तो यहाँ पर विभु और नित्य आपका आत्मा और प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है। हाँ जी, केवल विभु और नित्य नहीं है। यदि जल्दबाजी में करेंगे तो ये भी लगा देंगे, किंतु ये गलत है। हमारा विभु और नित्य होने के साथ साथ ये प्रत्येक शरीर में अलग अलग भी रहता है। तो इसलिए इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साध्य शून्यो यत्र पक्षः सह कीदृशो हेत्वाभासः। हेत्वाभास, हमसे हेत्वाभास के विषय में प्रश्न पूछा गया है। तो हेत्वाभास हमारे पाठ्यक्रम में जो है तर्क भाषा, तर्क संग्रह और न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार लगा हुआ है। तो यह प्रश्न हमारा न्याय सिद्धांत मुक्तावली से है। तो चलिए देखते हैं, श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य प्रणीत न्याय सिद्धांत मुक्तावली में हेत्वाभास जो है किस तरीके से है। तो वहाँ पर हेत्वाभास कुछ इस, हालांकि क्रम भी पूछा जाता है तो हम क्रमशः बताते हैं ताकि कभी क्रम भी पूछा जाए तो आप लोग लगा लें। अनैकांत, विरुद्ध, असिद्ध, प्रतिपक्ष एवं कालात्ययापदिष्ट, इस प्रकार से हेत्वाभास जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण, दूसरा असाधारण, तीसरा अनुपसंहारी के भेद से अनैकांतिक हेत्वाभास आपका जो है 3 प्रकार का होता है। पहला हेत्वाभास जो अनैकांतिक है वो 3 प्रकार का होता है। और इसके बाद आपका जो है पहला अनैकांतिक था और दूसरा विरुद्ध है, विरुद्ध हेत्वाभास है, जो कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर भी है। तो हम इसके विषय में देखते हैं। और साधारण अनैकांतिक, ये तो आपका जो है हमने देखा, अनैकांतिक के अंतर्गत साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी होता है, तो ये तो इसका होगा नहीं। और विरुद्ध के दूसरा, इनका क्रम से देखें तो दूसरे नंबर पर विरुद्ध है। तो उसके विषय में देखें तो कहते हैं, यह साध्यवती नैवा अस्ति सविरुद्ध उदाहृतः। पक्षासिद्धि वहाँ होती है, पक्ष की असिद्धि, क्षमा कीजिए, जो साध्य के अधिकरण में नहीं है वैसा हेतु आपका विरुद्ध है, अर्थात तो साध्य शून्य विरुद्ध होता है। क्षमा कीजिए, विरुद्ध, यहाँ पर तो साध्य शून्य कहा गया है ना, लेकिन यह साध्यवती जो साध्य में नहीं होता है वो विरुद्ध होता है। साध्य में शून्य होता है नहीं, साध्य में होता ही नहीं है वो विरुद्ध होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर असिद्ध आता है, जिसका भेद आश्रयासिद्ध है। हालांकि असिद्ध के 3 भेद होते हैं, आश्रयासिद्ध, व्यापत्वासिद्ध और स्वरूपासिद्ध, ये 3 भेद होते हैं। तो इसका जो है, अब हम बाध के विषय में देख लेते हैं। बाध के विषय में कहा गया है, साध्य शून्यो यत्र पक्षः तु असौ बाध उदाहृतः, उत्पत्तिकालीन घटे गंधादेर्यत्र साध्यते।
तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। परिभाषा जो है ये बाध की है। हाँ जी। कहा गया जहाँ पक्ष साध्य से शून्य होता है वहाँ वह बाध कहलाता है। जहाँ उत्पत्तिकालीन घट में गंध आदि का साधित किया जाता है। तो इस प्रश्न में आपका बाध को ही आपका कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास भी कहते हैं। तो अन्य नाम भी पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का सही विकल्प बाध है और इसका अन्य नाम देखिए तो कालात्ययापदिष्ट है। ये कालात्ययापदिष्ट हित्वाभास भी कहते हैं। इस तरीके से और इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है पहला विकल्प सही उत्तर है। तो और हमने 10-10 प्रश्नों की हम श्रृंखला देख रहे हैं। तो इस तरीके से कक्षा बहुत लंबी भी हो जा रही है। हमारे 10 प्रश्न हो भी चुके हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। कैसी लगी कक्षा कमेंट करें। और चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।